1 अक्टूबर 1993, $31 लाख, $3.1 मिलियन ले जा रहा एक आर्मर्ड ट्रक लास वेगास के सर्कस सर्कस कैसीनो के बाहर इंजन चालू करके खड़ा था। 2 गार्ड कैश से भरे बैग लेकर अंदर जाते हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठी है हेदर टालचीफ, उम्र 21 साल, जिसे नौकरी पर लगे अभी बस 3 हफ्ते हुए हैं। उसे आदेश है कि 20 मिनट इंतजार करना है। सुबह 8:20 पर गार्ड वापस बाहर आते हैं। ट्रक गायब है और हैदर भी गायब है। $30 लाख सुबह के ट्रैफिक में गायब हो गए बिना एक भी गोली चले। दोपहर तक FBI पूरे वेगास में फैल जाती है। सूरज ढलने तक हेदर टालचीफ नेवादा की मोस्ट वांटेड महिला बन जाती है। लेकिन जो बात इसे डरावना बनाती है वो ये है, उसने यह अकेले प्लान नहीं किया था। जिस आदमी ने उसे भागने के लिए मनाया वो एक दोषी करार कातिल था, जिसने ठीक ऐसी ही चोरी की कोशिश पहले भी की थी। उस दौरान उसने किसी की जान ले ली थी और जेल में 15 साल बिताए। इस प्लान को परफेक्ट करने में उन्होंने इस काम को बिल्कुल सफाई से अंजाम दिया। फिर वो 12 साल के लिए गायब हो गए। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सुराग, ना पैसा बरामद हुआ। वेगास के इतिहास की सबसे बड़ी आर्मर्ड कार चोरी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली एक नई ड्राइवर दिन दहाड़े लाखों डॉलर कैसे चुरा लेती है? और आप कहां छिपते जब पूरी FBI आपका शिकार कर रही हो? हेदर टालचीफ बफलो, न्यूयॉर्क में बड़ी होती है, नर्सिंग की नौकरियां बदलते हुए और खराब रिश्तों से गुजरते हुए। 21 की उम्र तक वो कंगाल हो चुकी थी और सब कुछ पीछे छोड़ने को बेताब थी। सैन फ्रांसिस्को काफी दूर लगता है। वो 1993 की शुरुआत में $300 और एक बैग के साथ वहां पहुंचती है। मार्च में वह एक नाइट क्लब में जाती है। वहीं उसकी मुलाकात रॉबर्टो सोलिस से होती है। वो 48 का है, हेदर 21 की। वह उसे ड्रिंक पिलाता है, शोर के बीच उसके करीब झुकता है और उसे तांत्रिक ध्यान और रस्मों से दौलत पाने के बारे में बताता है। ज्यादातर औरतें वहां से चली जाती, पर हेदर रुकती है। जो वो नहीं जानती वो ये कि रॉबर्टो सोलिस एक कातिल है। 1969 में उसने एक आदमी को गोली मार दी थी सैन फ्रांसिस्को में एक आर्मर्ड कार डकैती के दौरान, बिल्कुल इसी अपराध की उसकी पहली कोशिश में। उसने जेल में 15 साल की सजा काटी। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने वो साल जादू टोने की किताबें पढ़ने, पोंचो एगुइला नाम से कविताएं लिखने और योजना बनाने में बिताए। हमेशा योजना बनाने में। वो अपनी पहली या दूसरी डेट पर इसमें से कुछ भी नहीं बताता। जब तक हेदर को उसके अतीत के टुकड़ों का पता चलता है, वो पहले ही प्यार में पड़ चुकी होती है। रॉबर्टो देर रात तक किस्मत की बातें, अजीबोगरीब जादुई रस्में, जिनके बारे में उसका दावा था कि वो ब्रह्मांड से पैसा खींच लाएंगी, कोकीन के छोटे छोटे तोहफे जो हैदर की सोचने की शक्ति कम कर देते हैं। वो उसकी कमियों को वैसे ही पढ़ता है जैसे एक ताले वाला ताले की कोडिंग समझता है। 8 हफ्तों के भीतर हैदर उसके अपार्टमेंट में रहने आ जाती है। जुलाई 1993 में रॉबर्टो ऐलान करता है कि वो लास वेगास जा रहे हैं। नई शुरुआत, वो कहता है, नई ऊर्जा। हैदर बिना सवाल किए सामान पैक कर लेती है। वो 18 जुलाई को पहुंचते हैं और ट्रॉपिकाना एवेन्यू पर एक कमरा किराए पर लेते हैं। फिर रॉबर्टो उसे पहला ठोस निर्देश देता है। लूमिस आर्मर्ड कार कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो। हैदर का रिकॉर्ड साफ है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। लूमिस कंपनी उसे 9 अगस्त 1993 को नौकरी पर रख लेती है। वो अगले सोमवार को एक न्यू ड्राइवर के रूप में शुरू करती है। लास वेगास के रास्ते सीखती है, पैसों के बैग का वजन जानती है और ये सीखती है कि उसके साथी स्टॉप के बीच समय बिताने के लिए कैसे मजाक करते हैं। वो इस काम के लिए एकदम सही लगती है, समय की पाबंद, विनम्र और जिसे आसानी से भुलाया जा सके। घर पर रॉबर्टो की ट्रेनिंग शुरू होती है। वो उसे हथियार या नक्शे नहीं देता, इसके बजाय वो उसे एक तरह के ध्यान या सम्मोहन में डालता है। उसे कैसीनो के रास्तों पर तब तक ले जाता है जब तक कि वो बिना नक्शे के हर मोड़ बता ना सके। सर्कस सर्कस स्टॉप, तुम कितने बजे पहुंचोगी? सुबह 7:50 पर। गार्ड कितनी देर अंदर रहेंगे? 20 से 25 मिनट। उसके बाद तुम कहां जाओगी? वो सपाट आवाज में जवाब देती है, आंखें आधी बंद। रॉबर्टो सिर हिलाता है। बार बार दोहराने से काम अपने आप होने लगता है। हैदर ने बाद में बताया कि वो ना कहने में असमर्थ महसूस कर रही थी।
चाहे वह सदमा हो, हेरफेर हो या प्यार जो किसी और चीज में बदल गया हो, यह बताना मुश्किल है। जो पक्का है वो ये कि सितंबर के मध्य तक रोबर्टो माइकल मिलर नाम से एक गोदाम किराए पर लेता है और वहां भेष बदलने का सामान, नकली आईडी और भागने के लिए एक दूसरी गाड़ी तैयार कर लेता है। हेदर उसे तैयारी करते देखती है, लेकिन अपने सीने में जल रहे उस आखिरी सवाल को नहीं पूछती। क्या हम सच में ये करने वाले हैं? 22 सितंबर तक प्लान सेट हो जाता है। हेदर 1 अक्टूबर को आधे रास्ते में सर्कस सर्कस से गाड़ी लेकर भाग जाएगी, स्टोरेज यूनिट पर रॉबर्टो से मिलेगी, कैश ट्रांसफर करेगी और गायब हो जाएगी। न बंदूकें, न गवाह, बस उस 20 मिनट के गैप का फायदा उठाना है जब उसके साथी अंदर होंगे और भरोसा रखना है कि ट्रक वहीं होगा। चोरी में 3 दिन बचे हैं। हेदर सो नहीं पाती, रॉबर्टो मजे से सोता है। एक आदमी जिसने लगभग इसी अपराध के लिए 15 साल जेल में काटे हों, वो सब कुछ दोबारा दांव पर लगाने को क्यों तैयार है? और हेदर जो अब सब कुछ जानती है, फिर भी वो ट्रक चलाने के लिए राजी क्यों होती है? 1 अक्टूबर 1993 सुबह के 7:30। हेदर अलार्म बजने से पहले ही जाग जाती है। रॉबर्टो तैयार है, बिस्तर के किनारे बैठा है। वो उसे अपनी लूमिस यूनिफॉर्म पहनते देखता है, गहरी नीली पोलो शर्ट, पैंट और मजबूत बूट। अपना ख्याल रखना, वो कहता है। शब्द नरम लगते हैं, लेकिन उसकी आंखें कहती हैं, काम बिगाड़ना मत। 7:45 तक हेदर ट्रक नंबर 423 के स्टीयरिंग पर होती है। उसके साथ 2 साथी हैं, माइक और टोनी, दोनों पुराने खिलाड़ी जो सालों से इस रूट पर काम कर रहे हैं। उन्हें उस नई ड्राइवर पर शक नहीं होता जिसने स्टीयरिंग को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ा है। ट्रक में $31 लाख, 30.1 मिलियन हैं जो 4 कैसीनो में बंटने हैं। सर्कस सर्कस पहला स्टॉप है। 7:52 पर हेदर ट्रक को बैक करके सर्कस सर्कस के सर्विस गेट पर लगाती है। माइक और टोनी पहला लॉट उठाते हैं, 2 बैग, कुल $8 लाख। अभी आए, माइक पीछे के दरवाजे बंद करते हुए कहता है। हेदर सिर हिलाती है, गला इतना सूखा है कि जवाब नहीं निकलता। कैसीनो के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो अकेली है, इंजन चल रहा है और $23 लाख, 2.3 मिलियन अभी भी पीछे रखे हैं। वो ठीक 90 सेकंड इंतजार करती है। इतना काफी है यह पक्का करने के लिए कि वे इमारत के काफी अंदर हैं। फिर वो गाड़ी को ड्राइव मोड में डालती है। उसका पैर एक्सीलेटर के ऊपर हवा में है। इसे रोकने का आखिरी मौका, वो इंसान बने रहने का आखिरी मौका जो वो 3 महीने पहले थी। वो पैडल दबाती है, ट्रक आगे बढ़ता है। हेदर गाड़ी भगाती नहीं है। वो ठीक 35 मील प्रति घंटा है। घंटे की रफ्तार पर लास वेगास बुलेवार्ड के ट्रैफिक में मिल जाती है। सुबह की भीड़ में बस एक और आर्मर्ड गाड़ी। शीशे में सर्कस सर्कस छोटा होता जाता है। कोई उसका पीछा नहीं करता, कोई सायरन नहीं। उसके साथी अभी भी अंदर नोट गिन रहे हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी गाड़ी बस हवा हो गई। हेदर के हाथ स्टीयरिंग पर कांपते हैं। वो खुद को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है जो रॉबर्टो ने उसके दिमाग में बिठाया था। लास वेगास बुलेवार्ड पर दक्षिण, ट्रॉपिकाना पर पूर्व, फिर इंडस्ट्रियल रोड पर बायां मोड़। हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा ले रहा हो। हर लाल बत्ती एक जाल लगती है, लेकिन प्लान काम करता है। सुबह 8:04 पर वो A1 स्टोरेज कॉम्प्लेक्स के यूनिट 317 में गाड़ी लगाती है। शटर वाला दरवाजा खुला है। रॉबर्टो अंदर खड़ा है, सुबह की सूरज की रोशनी में जो दरार से आ रही है। हेदर इंजन बंद करती है। कोई बात नहीं होती, उन्होंने इस हिस्से की भी रिहर्सल की थी। रॉबर्टो पीछे के दरवाजे खोलता है। नोटों की गड्डियों से भरे कैनवास बैग सामने रखे हैं। वे तेजी से काम करते हैं। भारी बैग्स को डफल बैग में डालते हैं। खुले नोटों को उन सूटकेस में भरते हैं जो रॉबर्टो लाया था। हेदर के हाथ दुखने लगते हैं। पसीने से वर्दी भीग जाती है। $31 लाख ट्रांसफर करने के लिए 5 मिनट। वो 4 मिनट में काम खत्म कर लेते हैं। स्टोरेज यूनिट के अंदर एक भूरे रंग की डॉज वैन खड़ी है। रॉबर्टो ने इसे 2 हफ्ते पहले नकली नाम से कैश में खरीदा था। वे बैग वैन में फेंकते हैं। हेदर अपनी लूमिस की शर्ट उतारती है, अपना आईडी कार्ड फर्श पर फेंकती है।
और सिर्फ एक सफेद टॉप और जीन्स पहनकर वैन में चढ़ जाती है जो उसने नीचे पहन रखी थी। रॉबर्टो दरवाजा बंद करता है, शटर गिराता है, ताला लगाता है। आर्म्ड ट्रक अंदर ही रह जाता है। लावारिस, एक ऐसा क्राइम सीन जिसे अभी खोजा जाना बाकी था। सुबह 8:14 पर डॉज वैन स्टोरेज से बाहर निकलती है और इंटरस्टेट 15 हाईवे पर दक्षिण की ओर मिल जाती है। हैदर गाड़ी चलाती है। रॉबर्टो बगल वाली सीट पर बैठता है, एक हाथ सूटकेस पर रखे हुए। वे वीकेंड ट्रिप पर जा रहे एक कपल की तरह दिखते हैं। कोई उन्हें नहीं रोकता। ऊपर कोई हेलीकॉप्टर नहीं, अभी नहीं। वापस सर्कस पर सुबह 8:20 पर माइक रेडियो पर कॉल करता है। हैदर, तुम वहां हो? सन्नाटा। वह फिर कोशिश करता है। हैदर, जवाब दो। कुछ नहीं। टोनी अपनी घड़ी देखता है। उन्हें अंदर गए 28 मिनट हो चुके। बहुत ज्यादा देर हो गई। वे सर्विस डोर को धक्का देकर बाहर तेज धूप में निकलते हैं। लोडिंग वाली जगह खाली है। माइक का दिल बैठ जाता है। वह सड़क की ओर भागता है, दोनों तरफ देखता है। गायब। 8:35 तक लूमिस कंपनी को पता चल जाता है। 8:50 तक लास वेगास पुलिस को पता चल जाता है। 9:15 तक FBI 2 मील के दायरे में हर कैमरे की फुटेज निकाल रही होती है। लेकिन हेदर टालचीफ पहले ही 60 मील दूर दक्षिण में है, साइड मिरर में लास वेगास को गायब होते देख रही है, ये सोचते हुए कि उसने खुद को आजाद किया है या अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। रॉबर्टो हाथ बढ़ाकर उसका हाथ दबाता है। तुमने बहुत बढ़िया किया, वो कहता है। वह उस पर विश्वास करना चाहती है, लेकिन एक सवाल उसके सीने में चुभता है। अगर यह इतना ही परफेक्ट था तो उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को क्यों हो रहा है? 4 घंटे बाद उन्होंने बास्टो ट्रक स्टॉप की पार्किंग में डॉज वैन छोड़ दी और एक किराए की कार में बदल गए, जिसे रॉबर्टो ने नकली आईडी से लिया था। FBI का नियम, गाड़ियों को ट्रैक करो। रॉबर्टो का नियम, हमेशा 2 कदम आगे रहो। 1 अक्टूबर की शाम तक वे फिनिक्स में हैं। 2 अक्टूबर तक अल्बुकर्क में। 3 अक्टूबर तक वे टेक्सास पार कर चुके हैं। पुलिस अलर्ट पूरे देश में जारी हो जाते हैं, लेकिन हेदर और रॉबर्टो अमेरिका के हाईवे और अनजान मोटल में कहीं गुम हो जाते हैं। 5 अक्टूबर को अमारिलो के बाहर एक ट्रक स्टॉप के बाथरूम में हेदर अपना रूप बदल लेती है। वह 3 साइज बड़ी फूलों वाली ड्रेस पहनती है, अपने काले बालों पर एक ग्रे बालों वाली विग लगाती है और खुद को एक व्हील चेयर पर बिठा लेती है जिसे रॉबर्टो ने चुराया था। वह शीशे में देखती है, एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में कोई जान नहीं है, उसे वापस घूर रही है। रॉबर्टो अब चश्मा और नकली मूंछें लगाए उसका प्यारा पोता बन जाता है, जो उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी से ले जा रहा है। सिक्योरिटी वाले उन्हें बिना ज्यादा देखे जाने देते हैं। बुजुर्ग यात्री लाखों की चोरी नहीं करते। वे फ्लाइट्स बदलते रहते हैं, डलास से अटलांटा, फिर न्यूयॉर्क, फिर लंदन। 12 अक्टूबर तक वे एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं सूजन और रॉबर्ट वॉकर नाम से, कनाडाई पर्यटक जिनके पास नए पासपोर्ट हैं जो रॉबर्टो ने महीनों पहले बनवाए थे। FBI उनका सुराग अटलांटिक महासागर के ऊपर कहीं खो देती है। इसके बजाय हेदर को खालीपन महसूस होता है। वे पाइप इलाके में एक तंग फ्लैट किराए पर लेते हैं, एक मजदूरों वाला इलाका जहां कोई सवाल नहीं पूछता। रॉबर्टो कैश को एक लॉकर में ठूंस देता है और हेदर को बताने से मना कर देता है कि मैं इसे कहां संभाल रहा हूं। वो कहता है, तुम बस छिप कर रहो। उसे एहसास होता है कि वो उसकी पार्टनर नहीं है, वो उसकी ड्राइवर है, उसका एक मोहरा टूल है जिसे काम पूरा होने के बाद अब साइड कर दिया गया है। रॉबर्टो घंटों, कभी-कभी दिनों के लिए गायब हो जाता है, यह दावा करते हुए कि वो पैसे को ठिकाने लगाने के लिए लोगों से मिल रहा है। हेदर फ्लैट में इंतजार करती है, डच टीवी देखते हुए, जो उसे समझ नहीं आता। वो कैश के लिए एक हॉस्टल में सफाई का काम पकड़ लेती है, हर पल इस डर में कि कोई उसे इंटरपोल के नोटिस से पहचान लेगा। महीने बीतते जाते हैं। रॉबर्टो अपार्टमेंट में अलग अलग औरतों को लाता है, छोटी उम्र की, खूबसूरत, जिन्हें FBI नहीं ढूंढ रही। हेदर कुछ नहीं कहती। वो आखिर जाएगी कहां? अप्रैल 1994 में हेदर को पता चलता है कि वो गर्भवती है। रॉबर्टो का रिएक्शन, 5 मिनट की खामोशी और फिर कंधों को उचका देना। हम देख लेंगे। उन्होंने कुछ नहीं देखा।
जून में जब रॉबर्टो अपनी किसी रहस्यमयी ट्रिप पर गया होता है, हेदर एक बैग पैक करती है और दराज से $4000 कैश निकालती है। रॉबर्टो की लापरवाही, हेदर का बचाव और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। वो कोई चिट्ठी नहीं छोड़ती। वो एम्स्टर्डम, फिर यूट्रेक्ट, फिर ब्रुसेल्स में भटकती है। नकली नामों से घरों में सफाई का काम करती है। 2 नवंबर 1994 को वो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो डेलन रखती है, कोई अस्पताल नहीं। बहुत जोखिम है। एक बेसमेंट अपार्टमेंट में मिडवाइफ की मदद से हेदर अपने बेटे को गोद में लेती है और एक वादा करती है, उसे इससे बेहतर जिंदगी मिलेगी। अगले 11 सालों तक हेदर और डेलन यूरोप में भूतों की तरह घूमते हैं। वे एंटवर्प, लियोन, बार्सिलोना में महीने दर महीने कमरे किराए पर लेते हैं। ऐसी जगहें जहां नकद लेन देन पर कोई शक नहीं करता। हेदर अपना बोलने का तरीका, अपने बाल, अपनी कहानी बदलना सीख जाती है। डेलन अपनी माँ को सारा के नाम से जानता है, एक कनाडाई प्रवासी जिसका कोई परिवार नहीं है और एक उलझा हुआ अतीत जो वो नहीं बताएगी। वो एक प्यारा बच्चा है, जिज्ञासु, होशियार, ऐसे सवाल पूछता है जिनका वो जवाब नहीं दे सकती। पापा कहाँ हैं? चले गए? हम कहाँ के हैं? बहुत सी जगहों के। हम इतना घर क्यों बदलते हैं? उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो झूठ ना हो। दरवाजे पर हर दस्तक उसकी धड़कन बढ़ा देती है। सड़क पर हर पुलिस की गाड़ी उसे प्लानिंग मोड में डाल देती है। भागने वाला बैग उठाओ, याद करो, एक कहानी तैयार रखो। यह आजादी नहीं है, यह एक अलग तरह की जेल है जहां दीवारें शक और डर की बनी हैं और सजा की कोई आखिरी तारीख नहीं है। वापस लास वेगास में केस ठंडा पड़ जाता है। एफबीआई हर उस व्यक्ति से पूछताछ करती है जिसे हेदर जानती थी। बफेलो में परिवार, पुराने साथी, स्कूल के टीचर, सब एक ही बात कहते हैं, शांत लड़की थी, ऐसा करने वाली नहीं थी। हफ्तों के भीतर रॉबर्टो सोलिस का नाम सामने आता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, हेदर से उसका रिश्ता, उसी दिन उसका अचानक गायब होना। लेकिन सुराग हवा हो जाते हैं। ना किसी ने देखा, ना पैसों का पता चला। 3.1 मिलियन वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें चुराने वाले लोग। 2004 तक हेदर थक चुकी है। डेलन 10 साल का है, मुश्किल सवाल पूछ रहा है। माँ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? मैं असली स्कूल क्यों नहीं जा सकता? वह एक राज को बचाने के लिए उसका बचपन छीन रही है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह 32 साल की है और 60 की महसूस करती है। हिसाब साफ हो जाता है। वह भागना जारी रख सकती है और अपने बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकती है, या वह भागना बंद कर सकती है और उसे कुछ असली हासिल करने का मौका दे सकती है। 15 सितंबर 2005 को हेदर टालचीफ अपने असली नाम से लास वेगास का प्लेन टिकट खरीदती है, 12 सालों में पहली बार। लेकिन क्या सरेंडर करने से उसका बेटा बच जाएगा या बस एक पिंजरे के बदले दूसरा मिलेगा? 15 सितंबर 2005 सुबह 10:30 हेदर लास वेगास के लॉयड डी जॉर्ज कोर्ट हाउस में चलती हुई आती है। उसने जीन्स और एक सादा ग्रे स्वेटर पहना है। कोई भेष नहीं, कोई विग नहीं, बस हेदर टालचीफ भगौड़ी भागना बंद करने के लिए तैयार। वह सुरक्षा डेस्क के पास जाती है और कहती है, मेरा नाम हेदर टालचीफ है, मैं यहाँ सरेंडर करने आई हूँ। गार्ड सन्न रह जाते हैं। एक फोन करता है। मिनटों के भीतर एफबीआई एजेंट आ जाते हैं। एक 12 साल पुराने वांटेड पोस्टर से उसकी पहचान की पुष्टि करते हैं। फोटो में महिला 21 साल की है, काले बाल, चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं। उनके सामने खड़ी महिला 33 साल की है, बाल सफेद हो रहे हैं। दशकों के डर ने चेहरे पर लकीरें बना दी हैं, लेकिन आंखें मिलती हैं। वे उसे हथकड़ी लगाते हैं। प्रोटोकॉल है, भले ही कोई अपनी मर्जी से सरेंडर करे। हेदर विरोध नहीं करती, वो अब थक चुकी है। 1 घंटे के भीतर खबर फैल जाती है। लोकल स्टेशन इसे हेडलाइन बनाते हैं। वेगास आर्मर्ड कार चोर ने 12 साल बाद सरेंडर किया। कैमरे कोर्ट हाउस को घेर लेते हैं। रिपोर्टर सवाल चिल्लाते हैं। हेदर कुछ नहीं कहती जब एजेंट उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन उसका वकील माइकल क्रिस्टल एक तैयार बयान पढ़ता है। टालचीफ पूरी तरह सहयोग कर रही है। उसने खुद को एक ही कारण से सौंपा है, अपने बेटे को झूठ पर नहीं बल्कि सच पर टिकी एक जिंदगी देने के लिए।
प्रोसिक्यूशन अधिकतम सजा चाहता है 10 साल। उनका तर्क है कि हैदर ने अपनी मर्जी से हिस्सा लिया था, जिसने अपने मालिक के भरोसे को तोड़ा और 31 लाख डॉलर चुराए। उसका बचाव पक्ष रॉबर्टो सोलिस के आपराधिक इतिहास, हत्या की सजा, जेल का समय और दिमाग से खेलने की चालों का हवाला देता है। वे जबरदस्ती, नियंत्रण और ट्रॉमा बॉन्डिंग, दुख से जुड़ाव के बारे में विशेषज्ञों की गवाही लाते हैं और कैसे सोलिस ने हैदर की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए ड्रग्स और जादू टोने का इस्तेमाल किया। जज दोनों पक्षों को सुनता है। हैदर डिफेंस टेबल पर चुपचाप बैठी रहती है, हाथ बांधे हुए। 3 नवंबर 2005 को वह अपना जुर्म कबूल करती है, चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की हेराफेरी की साजिश रचने का। कोई लंबा मुकदमा नहीं, कोई लंबी लड़ाई नहीं, बस एक स्वीकारोक्ति, मैंने यह किया और मैं जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। जज उसे संघीय जेल में 63 महीने की सजा सुनाता है और साथ ही 29 लाख डॉलर 2.9 मिलियन वापस करने का आदेश। 5 साल 3 महीने, यह उसके छिपने में बिताए समय से कम है। हैदर कैलिफोर्निया की डबलिन जेल में अपनी सजा काटती है। वह एक आदर्श कैदी है, शांत, कोई नियम नहीं तोड़ती। मई 2010 में हैदर जेल से बाहर आती है। वह 38 साल की है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, एक अर्थव्यवस्था जो गिरकर फिर से बन रही है। वह डेलन के साथ फिर मिलती है, जो अब 16 साल का है, और वे इस बार सच में माँ और बेटा बनने का लंबा काम शुरू करते हैं। उसे बफेलो के एक कॉल सेंटर में अपने असली नाम से नौकरी मिल जाती है। कोई भेष नहीं, कोई नकली लहजा नहीं, बस हैदर टालचीफ, पूर्व कैदी, फिर से जीने की कोशिश कर रही है। रॉबर्टो सोलिस कभी सामने नहीं आया। FBI उसे 4 महाद्वीपों में ढूंढती है। इंटरपोल रेड नोटिस जारी करता है। अमेरिकाज मोस्ट वांटेड 2007 में उसकी फोटो दिखाता है। कुछ नहीं। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि वह मर चुका है। अपराधी साथियों द्वारा मारा गया या बस समय ने उसे खत्म कर दिया। दूसरों को लगता है कि वह अभी भी बाहर है, एक बूढ़ा आदमी जो नए नाम से रह रहा है। 30 लाख 1 लाख डॉलर में से जो भी बचा है उस पर कुंडली मारे बैठा है। 2023 में वह 78 साल का होगा। केस अभी भी खुला है। पैसों में से $50,000 से भी कम कभी बरामद हुए। वो कैश जो हैदर ने यूरोप में जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल किया, और थोड़ी सी रकम जो उसने अपने समझौते के दौरान जमा की। बाकी लगभग $30 लाख, 3 मिलियन रॉबर्टो के साथ गायब हो गए।